ठीक है, प्रश्नों की क्लास है। अग्निवीर विशेषकर जो आपके अग्निवीर का एग्ज़ाम है 30 जून से 10 जुलाई तक, लगभग 11 दिनों का शेड्यूल है। एक दिन में 2 पारी है तो लगभग आपके 22 पारियों में एग्ज़ाम होगा, है ना। अब भाई एक दिन में 3 पारी होती है क्या? तो 3 पारी है तो लगभग है ना भाई, लगभग आपके 11 दिनों का शेड्यूल है, बीच में छुट्टियां भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि प्रतिदिन एग्जाम है, तो लगभग है 20 प्लस पारियों में ही एग्जाम होगा, ठीक है ना। ऐसा अनुमान मान लो। तो हर पारी का अलग अलग पेपर बनेगा, पर्सन वापस रिपीट भी होगी क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। और ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो आपके पास में 50 क्वेश्चन होंगे। मैं आप थोड़ी बहुत बता देता हूँ भाई, हमें पेपर सोल्व करने का हमारे पास में तरीका भी होना चाहिए। आप तैयारी भी कर लोगे, यदि आपके पास में तरीका नहीं है फिर भी आप मात खा सकते हो। इसलिए ध्यान रखना 50 क्वेश्चन आएंगे, कितने? 50। और टाइम कितना है आपके पास में? 60 मिनट। कितना है मिनट? 60 मिनट। अब इसमें ध्यान रखना 15 क्वेश्चन है जीके के, 15 क्वेश्चन आपके किसके? जनरल साइंस, और 20 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के। मैथ रीजनिंग ध्यान रखना हमेशा नॉर्मल इजी लेवल की ही मैथ रीजनिंग पूछी जाती है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, समय आपके पास में कम है। और पर्सन भी भाई देखो सही डीप से पर्सन पूछ ले मैथ के। मैथ का स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखना 1 घंटे में 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। रियल बात बताऊं, यदि आपको डीप लेवल से यदि मैथ पूछ ले पर्सन तो आप यहाँ पे गलती कर लोगे। अब एग्जाम में पेपर करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ये आपके सब्जेक्ट है, इसमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपका कौन सा है? पहली बात तो ये, यदि आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो पहले जीके करो, फिर यदि साइंस है साइंस करो, उसके बाद में मैथ करो। ऐसा नहीं है कि मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको मैथ लेकर के आप बैठ गए और 20 पर्सनों में आप टाइम लगा दोगे 50 मिनट। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी स्पीड भी रखो। और दूसरी बात, ऑनलाइन में ये याद रखना, यदि आपने पर्सन किया है उसके बाद में सेव नेक्स्ट, सेव जरूर करना है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लिक करना है, ठीक है ना। सबमिट तो अपने आप हो जाएगा, यदि नहीं कर पा रहे हो तो भी हो जाएगा, लेकिन करना है, हमें गलती नहीं करनी है ना। यदि आपने 40% कर लिए और 40 सही है, आपने सेव नहीं किया है तो ये पर्सन आपकी सही नहीं माने जाएंगे। ध्यान रखना, इस ये गलती मत करना। दूसरी बात, 60 मिनट है ऊपर, ये है ना कंप्यूटर के ऊपर ध्यान रखना मिनट चलेगी, 60 के बाद में 59 ऐसे माइनस में चलेगा, 60 के बाद में 59 58 ऐसे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऑल इज वेल, मुझे सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। रियल बात बता रहा हूँ। आप यदि एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए और आपने उस समय का जो प्रेशर है उस समय आपने उसको हैंडल कर लिया ना, तो 50% तो आपका सिलेक्शन उस समय हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आराम से पर्सन करना, पर्सन को पढ़ना। यदि कोई पर्सन नहीं आ रहा है, नया पर्सन है, फिर भी उसको 2 बार पढ़ना, थोड़ी सी स्पीड रखना, ध्यान रखना, मज़े से करना। ऐसा कोई महान त्रमी नहीं है जो गलत हो जाएगी पर्सन, है ना। आराम से एक एक चीज़ को समझ करके ऑप्शन पढ़ना, यदि पर्सन समझ में नहीं आया तो ऑप्शन को देखना। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने और गलत ऑप्शन को काटने की कोशिश करना कि ये भाई गलत है, ये मैंने पढ़ा, ये तो नहीं हो सकता। गलत ऑप्शन काटोगे तो राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई प्रश्न है आज का, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ध्यान रखना, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरि ब्रजराज, ठीक है ना, गिरि ब्रजराज। उसके बाद में ध्यान रखना मगध की राजधानी, ध्यान रखना किसे बनाया गया? पाटलिपुत्र है, उसके बाद में राजगृह, ठीक है ना। ये मगध की 3 राजधानियां थी। कितनी? 3 राजधानियां, गिरिब्रज, उसके बाद में राजगृह, राजगृह के बाद में पाटलिपुत्र, ठीक है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा आपसे। जब मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद की स्थापना हुई तो उस समय मगध की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखना पहली राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, ठीक है ना। उसके बाद में राजगृह, राजगृह के बाद में पाटलिपुत्र, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है, गलत नहीं होना चाहिए पर्सन। नेक्स्ट पर्सन आपसे पूछे कि हरेक वंश की स्थापना किसने की है? हरेक वंश, ध्यान रखना हरेक वंश की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने। बिंबिसार के बारे में बात करें
तो बिंबिसार भारतीय इतिहास का प्रथम शासक, बिंबिसार भारतीय इतिहास का प्रथम शासक, शक्तिशाली शासक माना जाता है। क्योंकि उससे पहले मगध पे, भाई सॉरी मैंने मगध के बारे में बता रहा हूँ, मगध का प्रथम वास्तविक शासक माना जाता है बिंबिसार को। मगध पर शासन करने वाला प्रथम वास्तविक शासक इसे माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में कितने महाजनपद थे? 16। ध्यान रखना, भारतीय इतिहास की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, अखंड भारत की बात करें तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का क्या हुआ है? महाजनपदों का उदय हुआ है। और इन महाजनपदों को इस समय को भारत की दूसरी नगरीय क्रांति कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत की पहली नगरीय क्रांति किसे माना जाता है? सिंधु सभ्यता को। वेरी गुड। भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता, भारत की दूसरी नगरीय सभ्यता महाजनपद काल को माना जाता है। ध्यान रखना, जो ये 16 महाजनपद है, इसमें ध्यान रखना सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध। और मगध के बारे में बात करें तो इसमें कुल कितने 7 राजवंशों ने क्या किया था? शासन किया था, 7 राजवंशों ने। और इसमें पहला राजवंश कौन सा है? हर्यक वंश। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, हसीन कौन है? मासुका के क्या है? 7 बॉयफ्रेंड है, इसे याद कर लो। हसीन मासुका के 7 बॉयफ्रेंड, 7 पुरुष मित्र है ना। एक होती है गर्लफ्रेंड और एक होता है बॉयफ्रेंड। दोनों में अंतर क्या है भाई? गलत मत समझना ना, गलत मत समझना। बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है? पुरुष मित्र। और गर्लफ्रेंड का मतलब है महिला मित्र, है ना। महिला और पुरुष मित्र नहीं हो सकते क्या? हो सकते, ठीक है ना। तो हसीन मासुका थी, उसके 7 क्या थे? 7 पुरुष मित्र थे, ऐसे याद कर लो। ऐसे हर्यक वंश, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा है? हर्यक। फिर सी से ध्यान रखना, शिशु नागवंश, न से नंदवंश, मां से मौर्य, और सु से शुंग, और का से कण्व, और फिर सातवाहन वंश। और हम बात किसकी कर रहे हैं? हर्यक वंश की बात करें, जो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अब इस हर्यक वंश के बारे में बात करें तो पहली बात तो याद रखनी है कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश, और यह भारतीय इतिहास का पहला राजवंश है जिसे पितरहंता राजवंश कहा जाता है। पितरहंता राजवंश कहा जाता है, ठीक है ना। बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का पहला पितरहंता शासक माना जाता है। ओके, तो ध्यान रखना, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है ना, आवाज नहीं भाई। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, एक बात याद रखना, बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियां हुई है? 4। जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई है? 2। ध्यान रखना भाई, संगीतियों का मतलब क्या है? धार्मिक सम्मेलन। क्या है? धार्मिक सम्मेलन। ध्यान रखना, धार्मिक सम्मेलन। अब बात करें तो बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म को।
और बच्चों ध्यान रखना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो इनमें सबसे प्राचीनतम धर्म है जैन। लेकिन बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास और प्रचार क्यों हुआ? क्योंकि मगध के शासकों ने, लगभग शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और मगध उस समय सबसे शक्तिशाली राजवंश, शक्तिशाली क्या था? महाजनपद था। और मगध पर शासन करने वाले राजवंश भी क्या थे? सबसे शक्तिशाली राजवंश थे। और मगध के ध्यान रखना राजवंशों ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध को। इसलिए बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? सर्वाधिक प्रचार हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें, बिंबिसार की हत्या किसने की है? इसके पुत्र ने। और पुत्र कौन था? अजातशत्रु। ध्यान रखना, बात करें अजातशत्रु के बारे में, ये भारतीय इतिहास का पहला शासक है जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके क्या बनाया? शासक बनाया। इसी कारण है, अब ध्यान रखना, जब बात करें हर्यक वंश के बारे में बात करें, हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसके बारे में बात करें तो संस्थापक अभी हमने बात की, कौन है? बिंबिसार। अब बिंबिसार का बेटा कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु समझना, जब अजातशत्रु जवान हो गया था, युवा, इसको भी लगा कि मैं भी क्या बनूं? शासक बनूं। लेकिन बिंबिसार मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एक दिन की घटना है, बिंबिसार और अजातशत्रु एक साथ में बैठे थे। और ध्यान रखना, अजातशत्रु का बेटा कौन है? उदयन। ठीक है ना? ध्यान रखना, दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे और धोखे से, ध्यान रखना, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। ये घटना एक छोटा सा बच्चा उदयन ही देख रहा था। और कहते हैं ना, एक कहावत है कि गाड़ियां हमेशा रास्ते पे चलती है ना? ध्यान रखना, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी। ठीक है ना? इसी कारण ध्यान रखना, इस हर्यक वंश को पितरहंता राजवंश से माना जाता है। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? ध्यान रखना, कुणिक, एक है शरणिक। शरणिक किसका नाम था भाई? बिंबिसार। वेरी गुड। बिंबिसार को श्रेणी कहा गया और कुरणी किसे कहा गया? ध्यान रखना, अजातशत्रु। नेक्स्ट बात करें, अजातशत्रु ने किस धर्म को अपना लिया था? अजातशत्रु ने, पिता ने कौन सा धर्म अपनाया था भाई? बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन अजातशत्रु ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म, है ना? बाप के विरुद्ध चला ये। भाई मेरी बात सुनो, बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, तो इसमें कुल 4 संगीतियां हुई। कितनी हुई? 4 संगीतियां। संगीतिया का मतलब है धार्मिक सम्मेलन। ध्यान रखना, पहली कब हुई है? 483 ईसा पूर्व है। उसके बाद में इसमें से 100 माइनस करो तो 383। फिर ध्यान रखना, तीसरी कब हुई है? तीसरी हुई है 251 ईसा पूर्व से लेकर के 255 माना जाता है। और अंतिम हुई है प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। ये समय ध्यान रखना, ठीक है ना? अब ध्यान रखना, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि भाई बौद्ध संगीति के समय शासकों को नाम याद रखने के लिए मैंने कहा है कि अक्का अक। पहली बौद्ध संगीति 483 में हुई, समय शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक और चौथी में कनिष्क। ठीक है ना? ये 4 संगीतियां हुई थी। उसके बाद में पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया था? ठीक है ना? उदयनी ने। मेरी बात सुनो,
मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मगध, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी भाई? अभी बात की है, हैं? गिरिव्रज राजधानी, ठीक है ना। पहली राजधानी है गिरिव्रज। उसके बाद में बिंबिसार ने इसको राजधानी बनाया था, इसकी राजगृह। और उसके बाद में उदयनी ने पाटलिपुत्र, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद है रखनी। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयनी किस धर्म को अनुयायी था? उदयनी ने किस धर्म को अपना लिया था? ये सीधा प्रश्न आएगा। तो इसके पिता ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन। दादा ने बौद्ध। दादा कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने जैन धर्म, और अजातशत्रु का बेटा कौन है? उदयनी, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी अजातशत्रु की, वो शासक बना था हर्यक वंश का, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? कौन है? नागदशक। और नागदशक का एक सेनापति था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। और शिशुनाग ने हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि यदि हर्यक वंश से प्रश्न बने तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, ठीक है ना। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? नागदशक। देखो बात याद करो, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। अब देखो मेरी बात सुनो, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु, अजातशत्रु की हत्या उदयनी, उदयनी की हत्या नागदशक। अब ध्यान रखना, नागदशक का एक सेनापति था। सेनापति का मतलब है सेना को कंट्रोल करने वाला, सेना का नेतृत्व करने वाला। कौन था? शिशुनाग, है ना। ये एक नाग पकड़ने वाली कबीला इससे संबंधित था, सेनापति बन गया। योग्य शासक था नागदशक। मौके का फायदा उठाते ही मौके का चौका लगा दिया। किसने? शिशुनाग ने। हर्यक वंश को समाप्त करके नए राजवंश का उदय होता है, और मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश है नागवंश या शिशुनाग वंश। स्थापना किसने की है? शिशुनाग ने की है। किसकी हत्या की है भाई? नागदशक की हत्या की। नाग ने नाग को मार के नागवंश की स्थापना की, ध्यान रखना। नाग ने नाग को मार करके नागवंश की स्थापना की, ध्यान रखना। नागदशक की हत्या किसने की है? शिशुनाग ने। पीछे नाग लग रहा है। शिशुनाग वंश ने किस वंश की स्थापना की है? शिशुनाग वंश की स्थापना की। नाग ने नाग को मारा, नागवंश की स्थापना की, और ये मगध पे शासन करने वाला दूसरा राजवंश है, ध्यान रखना। शिशुनाग, उसके बाद में कालाशोक, उसके बाद में महापद्मनंद। ध्यान रखना, ये महापद्मनंद क्या करेगा? नंद वंश की स्थापना करेगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किससे बनाई थी? ध्यान, वाह, वेरी गुड, है ना। ध्यान रखना, यहां पे बच्चों कंफ्यूज। अभी तक हम मगध की राजधानी कितनी पढ़ चुके हैं? तीन पढ़ चुके ना। अब ये चौथी राजधानी बन जाएगी वैशाली। शिशुनाग को डर लग रहा था कि पाटलिपुत्र पे अधिकार रखूंगा तो वापिस आक्रमण हो सकता है, तो वैशाली वर्तमान में कहां पे है भाई? एमपी के पास में। वहां पे अपनी राजधानी को बदल लेता है ना। अब मेरी बात सुनो, शिशुनाग के बाद में शासक बनता है कालाशोक। बहुत भद्दी शकल का था, बहुत गंदी शकल। कालाशोक, तो वैसे काला, रोटी बनाते हैं तो होता ना, उससे भी काला था। शकल कैसी थी? कोवे जैसी। कोवा होता है ना, इतना भद्दी शकल का था। बस इतनी बात याद रखना है कि कालाशोक के समय कौन से बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई है? कौन सी हुई है बौद्ध धर्म की? ध्यान रखना, कालाशोक के समय दूसरी
दूसरी बौद्ध संगीति हुई, और कुछ याद मत रखो, बौद्ध संगीति संगीति हुई जो 383 में। और ध्यान रखना, और बात याद रखो तो ध्यान रखना, शिशु नाग वंश का शक्तिशाली शासक, शिशु नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक कौन है? ध्यान रखना, कौन है? कालाशोक। अब ध्यान रखना, बात करें नंद वंश, जो ध्यान रखना, ध्यान क्या रखोगे? ध्यान क्या रखोगे? तीसरा राजवंश, मगध पे शासन करने वाला तीसरा राजवंश, ध्यान रखना, नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, ठीक है ना, महापद्म नंद, ठीक है ना। याद करना, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा है? कौन सा है? नंद वंश। सबसे घमंडी राजवंश कौन सा है? नंद वंश। ध्यान रखना, महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की, और कुछ समय के बाद में महापद्म नंद चल बसे, और नंद वंश का शासक कौन बना? गणानंद। कौन बना था? गणानंद। मैं कुछ बातें बता रहा हूं इतिहास की, ध्यान रखना। सबसे समझना भाई, वाद नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है ना। ये है अखंड भारत। अखंड भारत समझते हो ना? ये है भारतीय उपमहाद्वीप। जाना बांग्लादेश, म्यांमार, प्राचीन नाम बर्मा, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, भारत में कुल 16 महाजनपद थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, यहां पर एक शक्तिशाली राजवंश है। यहां पे शक्तिशाली महाजनपद है, उसका नाम है मगध। क्या नाम है? मगध। मगध ध्यान रखना, मगध है महाजनपद। मगध पे शासन किसका था? गणानंद। नंद वंश का शासन था, ध्यान रखना, नंद वंश का शासन था, ठीक है ना। अब समझना, यहां पे ध्यान रखना, जो ये भारत है ना, ये उत्तरी भारत, ये भारत, यहां पे ध्यान रखना बौद्ध मठ थे। क्या थे? बौद्ध। क्या थे? बौद्ध मठ। यहां पे भाई बौद्ध मठ थे। लेकिन ध्यान रखना, कुछ बातें करें तो यहां पे एक महाजनपद था, उसका नाम क्या था? गांधार। गांधार है ना। जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है ना। ये तक्षशिला किसकी राजधानी थी भाई? गांधार की, है ना। एक है कांधार और एक है गांधार, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, यहां पे एक है तक्षशिला शिक्षा का एक विद्यालय था। शिक्षा विद्यालय, यानी इसे भारत का क्या विश्व का पहला शिक्षा का महाविद्यालय माना जाता है। माना जाता है कि तक्षशिला इस महाविद्यालय की नींव रखी थी रामायण काल में। महाभारत रामायण काल में ध्यान रखना, श्री राम के छोटे भाई भरत ने। इतना प्राचीन है। और यहाँ पे एक आचार्य था, आचार्य जिसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य, जिसका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ध्यान रखना।
और ध्यान रखना, तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था, शिक्षा का केंद्र था, ये बच्चों को शिक्षा देता था, एक आचार्य था। और यहाँ पे ध्यान रखना, एक महाजनपद है वर्तमान में अफगानिस्तान में, कौन सा है? कंबोज। कौन सा है? कंबोज। और ये कौन सा है? गांधार। दोनों ही वर्तमान में भारत से बाहर है। 16 महाजनपद है, उसमें से 2 महाजनपद भारत से बाहर, एक तो है गांधार और एक है कंबोज। ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान रखना, मध्य एशिया, ईरान और यूनान, मध्य एशिया से इस चाणक्य को सूचना मिली कि मध्य एशिया से जो विदेशी लुटेरे हैं वो अपने धर्म प्रचार करने के लिए मध्य एशिया, यहाँ से मध्य एशिया से धर्म प्रचार के लिए जो फारसी जो है ना, ये भारत पे क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। और उत्तरी भारत पे क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। और आक्रमण इतना है ना खतरनाक और भयंकर आक्रमण करेंगे कि उस उत्तरी भारत को नष्ट करके, पूरे भारत को नष्ट करके, भारत में जो सनातन धर्म है उस धर्म को क्या करेंगे? नष्ट करेंगे। ये जानकारी किसको मिल गई? चाणक्य को। और चाणक्य ने अपने साथियों के साथ में, जो आचार्य थे उनके साथ में मीटिंग की, बैठक की। सबने कहा कि हम एक साथ में, क्योंकि चाणक्य का हमेशा सपना था कि भारत में सत्ता का एक मुख्य केंद्र हो और उस मुख्य केंद्र से क्या हो? भारत में अलग अलग प्रांतों में शासन हो। ठीक है ना। तो चाणक्य के सामने अपने अपने जो सहयोगी थे, साथी थे, उन्होंने अपने अपने मत रखे। तो एक साथी ने कहा था कि अब भारत की रक्षा कौन कर सकता है? मगध। मगध महाजनपद जो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली है, मगध भारत की रक्षा कर सकता है। और मगध पे शासन किसका है? नंद वंश का। और नंद वंश का सबसे भाई अंतिम शासक कौन है? घनानंद। ये ध्यान रखना, एक घमंडी शासक था, है ना। तो अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि घनानंद के सामने जाकर के ये बात करे। चाणक्य ने कहा कि मैं करूंगा। सभी भाई आचार्यों ने कहा कि एक साथ में मिल करके भारत की रक्षा करेंगे। हमारा ये धर्म है पहला, हमारे लिए राष्ट्र पहले, उसके बाद में हमारे प्रांत है। तो आचार्यों ने कहा कि भाई अब, क्योंकि घनानंद का खौफ था, इनके सामने इसके मंत्री भी नहीं बोलते थे, सेनापति भी नहीं बोलते थे। तो चाणक्य ने कहा कि भाई इतना क्या तुरम खा है, घनानंद से बात मैं करूंगा। अब आचार्य था, अब यहां से ध्यान रखना, पाकिस्तान से कहा आया था? बिहार। और उतने इतने साधन नहीं थे, तो लगभग 5-6 महीने लगे। अब एक ड्रेस में आता है, एक कपड़े में आता है, तो आते आते यहाँ पे गरीब सा लग गया, बाल बढ़ गए, है ना, दाढ़ी बढ़ गई, कई दिनों से स्नान नहीं किया, एक झोला घात के आया यहाँ पे। घनानंद एक अपने दरबार में एक यज्ञ का आयोजन करा था। घनानंद एक अपने दरबार में यज्ञ का आयोजन करा था, और उस यज्ञ में कौन आ गया था? चाणक्य। चाणक्य ने आते ही कहा कि भाई घनानंद कौन है, उससे बात करनी है। अब यार ऐसा लग रहा था कि एक जो भीख मांगने वाला होता है ना, भिखारी, वैसा है। घनानंद सामने खड़ा था। घनानंद को लगा कि मेरे सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, ये एक नया आदमी, से मेरे बारे में पता नहीं है। तो घनानंद के सामने चाणक्य को पेश किया गया उपस्थित। तो चाणक्य ने पूरी बात बताई कि भारत पे मध्य एशिया से आक्रमण होने वाला है और आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी? रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? आप। घनानंद ने कहा ये बात तो सही है, मैं शक्तिशाली हूं। तो चाणक्य ने कहा कि आपका ये धर्म है, दायित्व है कि आप भारत की रक्षा करो। घनानंद ने कहा कि मुझे कोई पूरे भारत का ठेका ले थोड़ी रखा है मैंने, मैं मेरी मगध की रक्षा करूंगा। और उसको पता है कि मगध एक सुरक्षित महाजनपद है जो प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। यदि भारत को लूट लेंगे लेकिन मगध को नहीं लूट सकते, क्योंकि मगध एक प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित घिरा हुआ है। क्योंकि इसके साइड में एक तरफ तो नदीय सीमा थी, दूसरी तरफ पहाड़ी थी। तो ध्यान रखना, फिर घनानंद ने मना कर दिया कि मैं रक्षा नहीं करूंगा। तब गुस्सा आ गया किसको? चाणक्य को, कि भाई 6 महीने लगे मुझे वहां से आते और मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्रोध आ गया था, गुस्सा तो आता ही, यार कितने समय से आ रहा है ये देख लो। आप यहां से लाडनू पैदल जाते हो, फिर वहां जाकर के काम नहीं होता है, तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? चाणक्य गुस्सा आ गया। आचार्य था, कंट्रोल किया।
तो गणानंद ने ध्यान रखना अपमान करके चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया। तो चाणक्य ने वहां से एक अपने जो ब्राह्मण होते हैं ना, एक चोटी रखते हैं बालों की, उसे क्या कहा जाता है, सका, चोटी होती है ना ब्राह्मणों के। तो चाणक्य ने अपनी चोटी के बाल के जो गांठ दे रखी थी उसको खोल लिया और एक शपथ ली थी, और जो गणानंद है उसको एक ही बात बोली थी, एक, कि मैं इस नंद वंश को मगध से उखाड़ के फेंक दूंगा और नंद वंश को जड़ से याद रखना, इसकी मूल जड़ समाप्त कर दूंगा, आगे ऐसा कोई राजवंश नहीं पनपेगा। ये किसने कहा था, चाणक्य ने। चाणक्य यहां से निकल जाता है तो यहां पे जंगल थे, इन जंगलों में ध्यान रखना एक छोटा बच्चा एक खेल खेल रहा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एक कबीलाई जनजाति थी, जंगलों में मोर पकड़ती थी और अपने व्यापार, ध्यान रखना, अपनी आजीविका चलाने के लिए मोरों को मार्केट में क्या करते थे, बेचते थे। एक कबीलाई जाति थी, है ना। तो ध्यान रखना किरीमाल खेल, चीलमाल, ये एक खेल है, ध्यान रखना। इस खेल को खेल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथियों के साथ में एक दरबार का आयोजन कर रहा था। छोटे बच्चे अपनी समस्या लेके आते थे, चंद्रगुप्त मौर्य राजा की तरह उसकी समस्या का समाधान कर रहा था। ये घटना किसने देख दी, चाणक्य ने। ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने यहाँ पे खरीद लिया था, ठीक है ना। 1000 कौड़ी में, पहले कौड़ी चलती थी ना, 1000 कौड़ी में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद करके तक्षशिला लेके जाता है। यहाँ पे सैन्य शिक्षा के साथ में और भी शिक्षा दी जाती है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के नेतृत्व में मगध पे आक्रमण करता है। लेकिन गलती क्या थी, सबसे पहले आक्रमण करता है पाटलिपुत्र पे। अब पाटलिपुत्र राजधानी है, हर बार असफल हो जाता है। तो एक बार की घटना है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया, सेना लगभग मारी गई। भाग के चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य रात का समय भाग करके एक पाटलिपुत्र के बाहर गांव में, ध्यान रखना, एक कुटिया थी, एक गरीब महिला की कुटिया थी, वहां रुके। महिला ने भोजन का आयोजन किया, महिला ने भोजन बनाया। छोटा बच्चा क्या कर रहा था, एक रोटी थी, चपाती, वो गर्म थी, बाजरे की चपाती गर्म थी, और उस बच्चे ने उसको बीच में से तोड़ने की कोशिश की तो हाथ जल गया, बच्चा रोना लग गया, रोना शुरू हो जाता कि हाथ जल गया। तो उस महिला ने क्या कहा था कि तू भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की तरह क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। चाणक्य ने उस बात को पकड़ लिया। कहता है ना, सीखने को हर शब्द से सीखने को मिलता है। चाणक्य ने पूछा, माता जी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य कौन सी गलती कर रहे हैं? इतना महान एक, ध्यान रखना, महान शिक्षक एक, ध्यान रखना, गरीब महिला से कुछ बातें सीख रहा है। उन्होंने कहा कि क्या गलती की है? तो गलती कर रहा है, इस बच्चे ने बीच में से रोटी तोड़ी है, हाथ जल गया। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य क्या करते हैं, मगध का जो बीच का भाग है, केंद्र बिंदु है, जो शक्तिशाली है, यहाँ पे राजा रहता है। राजा रहेगा तो आपको पता है कि वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी या नहीं रहेगी, सैन्य शक्ति ज्यादा रहेगी नहीं रहेगी। तो ये बच्चा यदि रोटी को, इस रोटी है ये गोल है, यहां से काटेगा तो ये हाथ नहीं जलेगा, यहां से काटेगा तो जलेगा हाथ। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को साइड का भूभाग जीतना चाहिए, उसके बाद में केंद्र बिंदु पे अधिकार करना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। धीरे धीरे प्रांत को जीत करके पाटलिपुत्र में, ध्यान रखना, अधिकार कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, और नए राजवंश का उदय हो जाता है, मौर्य राजवंश। ध्यान रखना घटना यह, अब ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, महान शासक, अखंड भारत के निर्माता, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, एक बार की घटना है कि इस शिष्य ने अपने गुरु को अपने दरबार से निकाल दिया था। गुरु कौन था, चाणक्य। ध्यान रखना अंतिम समय में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में अनबन हो जाती है। अब ध्यान रखना, एटीट्यूड, घमंड तो आ जाता है। चाणक्य क्या चाहता था, अखंड भारत का निर्माण हो, भारत की कंद जो सत्ता की जो प्रमुख शक्ति है, केंद्र बिंदु हो। अब
चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में बातें तो मानता था, लेकिन अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बात मानना मना कर दिया। और एक बार की घटना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का अपमान करके अपने दरबार से निकाल दिया था, ठीक है ना। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पे किसका शासन था? इसका भी था भाई, किसका था? घनानंद। ध्यान रखना, बात करें सिकंदर से मिल के आया था एक बार कौन? सिकंदर एक महान शासक माना जाता है भारतीय विश्व के इतिहास में, भारत के इतिहास के बारे में नहीं, विश्व के इतिहास में एक महान शासक इसे माना जाता है सिकंदर को। और सिकंदर से मिल के आया था चंद्रगुप्त मौर्य। 20-25 साल का एक नौजवान अखंड भारत का निर्माता अपने गुरु के साथ में सिकंदर से मिलने के लिए जाता है। और सिकंदर से पहला व्यक्ति जो आंख से आंख मिला करके बात करता है, सिकंदर भी भयभीत हो गया कि यार इतनी हिम्मत किसकी है जिसकी आयु 25 वर्ष की या 20 वर्ष है और आंख से आंख मिला करके चैलेंज दे के आया था किसको? सिकंदर को। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके घर में जा करके। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का निर्माता माना जाता है ना। फिर क्या होता है, ध्यान रखना, सिकंदर की मृत्यु होगी। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत पे आक्रमण करेगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, ध्यान रखना, सेल्यूक्स युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके दोनों के बीच में संधि होती है। ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ध्यान रखना। और इस संधि में जब करने जाता है तो मेन प्रधानमंत्री कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य। प्रधानमंत्री संधि कर रहा था। सेल्यूकस निकेटर की एक सुंदर सी कन्या थी जिसका नाम था हेलेना कार्लेनिया। अब युवा था, उसने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, कहा गुरुजी मुझे पसंद आ गई, एक बींदनी बना लूं, काम आएगी। तो हेलेना से प्यार कर बेटा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है और 4 प्रांत मिलते हैं दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि और पहला भारत का अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेने का, ठीक है। फिर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दरबारी भेजा था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका लिखी पुस्तक, ठीक है ना। और ये मेगस्थनीज भारत आने वाला पहला राजदूत है, विदेशी, ध्यान रखना। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। अब बात करें मौर्य, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, है ना। मैंने भाई आपको 16 महाजनपद पढ़ाए थे। कितने? 16 महाजनपद है आपको पढ़ाए थे। और उसमें ध्यान रखना अंग की राजधानी क्या है भाई? चंपा। अंग की तो चंपा समझ गए आगे आप, है ना। कहते ना एक राजस्थान में मारवाड़ी में एक वही गाली भी है, इसकी तो है। तो ध्यान रखना अंग की, जब अंग का मतलब है शरीर दर्द करता है तो कहते हो ना कि इसकी तो, है ना। तो ये बात याद कर लेना, अंग की राजधानी क्या है? चंपा है। अरे याद कर लो भाई, है ना। अंग की तो चंपा राजधानी है भाई, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अब भूलोगे नहीं। अंग दर्द कर रहा है तो राजधानी क्या बन गई है भाई? चंपा। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर कौन है? ध्यान रखना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ, ठीक है ना, आदिनाथ। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए भाई? तीर्थकर कितने हुए हैं? 24। कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। देखो तीर्थकर का मतलब क्या है? तिरंतकर। तिरंतकर का मतलब होता है जैन प्रचारक साधु। हमारे धर्म में ध्यान रखना, धर्म का प्रचार करते उसे कहते हैं साधु, ऋषि, मुनि, कहते हैं नहीं कहते हैं? वैसे ही जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में ध्यान रखना, जैन धर्म में जो इनके धर्म प्रचारक थे उसे क्या कहा जाता है? तिरंतकर कहा जाता है। भिक्षु भिक्षुणी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आदिनाथ या ऋषभदेव। लेकिन आपसे पूछ ले वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो ध्यान रखना कौन है? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर है।
अंतिम है तीर्थ कर, तिरंत है करे जा रखना। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक है ना, ठीक है ना, 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी। तिरंतकर ध्यान रखना, पहले तिरंतकर कौन है? ऋषभदेव। अब ध्यान रखना फिर क्या होता है, वाद नहीं भाई, वाद नहीं समझना। जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है, वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैन धर्म विलुप्त की ओर था, जैन धर्म में विलुप्त की ओर था। तो ध्यान रखना, इसको पुनः जीवित करने के लिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिसका नाम था पार्श्वनाथ। अभी ध्यान रखना, जैन धर्म में 5 आर्य व्रत है, आर्य व्रत, जिससे ध्यान रखना क्या कहा जाता है? ध्यान रखना जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है ना, नियम माने जाते हैं। अब ध्यान रखना इसमें से 4 किसने दिए हैं? 4 किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। और इसमें ध्यान रखना 5वां किसने दिया है? महावीर है स्वामी ने। 5वां किसने दिया है? महावीर स्वामी ने। 4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। ध्यान रखना हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। ध्यान रखना उसके बाद में अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह, अधिक धन संचय नहीं करना, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। और ध्यान रखना 5वां है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। 4 तो किसके लिए? जैन जो अनुयायी है उनके लिए, और 5वां किसके लिए है? जो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य जोड़ा था वो किसके लिए? जैन भिक्षु और भिक्षुणी के लिए। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या बता दो मुझे? तो वर्तमान किसका है? हाँ, महावीर स्वामी का बचपन का नाम मैंने पूछा है, हैं? पहले तो बता रहे हो सिद्धार्थ, मैंने पूछा वर्तमान किसका है, तो फिर वापिस बोले कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम। सिद्धार्थ कौन था? महावीर स्वामी के पिता, और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म और महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहां पे हुआ था भाई? हाँ? कुंडन ग्राम है, वैशाली, लुम्बिनी, पावापुरी, कुशीनगर। हाँ, ध्यान रखना वैशाली, कुंडन ग्राम वैशाली में ध्यान रखना महावीर स्वामी का क्या होता है? जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। कुशीनगर में किसकी मृत्यु होती है? महात्मा बुद्ध की। पावापुरी में महावीर स्वामी की। ठीक है ना। लुम्बिनी में किसका जन्म होता है? महात्मा बुद्ध का। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? ये सिद्धार्थ याद कर लेना। महात्मा बुद्ध के बचपन का भी नाम है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करें, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहां पे हुई? ठीक है ना भाई। कुशीनगर, कुंडन ग्राम, पावापुरी। ध्यान रखना पावापुरी 2 है, मृत्यु तो पावापुरी में हुई है। कुशीनगर में मृत्यु किसकी हुई है? 483 में महात्मा बुद्ध की हुई है। ठीक है ना। अब ध्यान रखना 468 468 पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने,
कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? कल्प है, सूत्र के रचयिता कौन है? ध्यान रखना, कौन है भाई? भद्रबाहु। ध्यान रखना, भद्रबाहु और स्थलभद्र, ध्यान रखना, इन दोनों के नेतृत्व में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। और कल्प सूत्र ध्यान रखना जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। राइट आंसर है बी, ठीक है ना? राइट आंसर क्या है? बी है। ध्यान रखना, जैन धर्म के सर्वाधिक किसमें जोर दिया था? अहिंसा, हिंसा नहीं करनी। और ये ही कारण जैन धर्म के पतन की ओर है। जैन धर्म धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रहा है। अभी ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है, क्योंकि जैन धर्म आज भी प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार चलता है। और बौद्ध धर्म में समय के साथ में बदलाव किया गया है ना? समय के साथ में आप देख लो, आज भी जैन धर्म के जो भिक्षु भिक्षुणियाँ पैदल चलते हैं, पैरों में चंपल नहीं पहनते हैं। देखो, महावीर स्वामी के समय परिस्थितियां अलग थी। आज भी केस हाथों से काटते हैं, ध्यान रखना, ऐसे उकाड़ते हैं, है ना? क्योंकि उस समय पहले जंगलों में लोग रहते थे, इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे भाई, है ना? तो लोग हाथों से, मजबूरी थी उनकी। अब तो समय अभी है भाई इनके पास में, है ना भाई? आज बाल काटने की मशीनें आ गई है, तो समय के साथ में बदलाव नहीं करें। इसी कारण ध्यान रखना, इतिहास क्या है, इतिहास में क्या बताया गया है, इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास में यदि आप बहुत महान हो और यदि आप इतिहास में समय के साथ में बदलाव नहीं करोगे तो इतिहास के पन्नों में दब जाओगे। और यदि इतिहास के समय के साथ में बदलाव करोगे तो आप आज भी जिंदा रहोगे। ये इतिहास का बात है। और जैन और बौद्ध धर्म में यही अंतर है। जैन धर्म में आज भी पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है, पैदल चलोगे तो भी जीव जंतु की हत्या होगी, सीधी बात है। गाड़ी में चलोगे तो भी होगी। बाल ऐसे काटो और काटो, काटना तो ही, कट तो बाल ही रहे ना भाई, है ना? दर्द होगा, दर्द तो होगा भाई। और जैन धर्म में यह भी कहा गया कि आप कृषि मत करो, खेती मत करो। यदि खेती नहीं करोगे मर जाओगे भाई। भाई जैन धर्म में स्पष्ट खेती, कृषि करने, यदि आप खेती करोगे तो क्या हो जाएगी? जीव जंतु की हत्या हो जाएगी। लेकिन एक किसान एक खेती करता है ना, जो ये आवारे जीव जंतु है ना, ये किससे पनपते हैं? किसान की वजह से। ध्यान रखना, कभी आपने ध्यान रखना, आप कितने पशुओं को, जो पक्षी है, पशु है ना, पक्षियों को आपने कितने पक्षियों को आपने भोजन करवाया? किसी को नहीं करवाया भाई। कितने का करा सकते हो आप? पूरे के थोड़ी करवा सकते हो आप। ये किसान की वजह से आज जिंदे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? सभी को पता है, गौतम बुद्ध ने। किसने की है? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था भाई? ध्यान रखना, 563 कपिल वस्तु लुम्बिनी। ध्यान रखना, वर्तमान में कहां पे है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। राहुल किसका पुत्र था? राहुल था महात्मा बुद्ध के पिता का नाम। महावीर स्वामी की बेटी का नाम था प्रियदर्शिका अनुजा। राहुल किसका पुत्र था? सोनिया गांधी का नहीं, राहुल किसका पुत्र था? बुद्ध का, ठीक है ना? अब आप सोचोगे राहुल गांधी के बारे में बात करें, नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये सिद्धार्थ, ध्यान रखना, महावीर स्वामी के पिता का नाम भी है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अब समझो भाई, महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर है। ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, धर्म का प्रचार, उपदेश देने की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, मृत्यु की घटना, महापरिनिर्वाण, और ध्यान रखना ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि का मतलब है ज्ञान प्राप्त। महापरिनिष्क्रमण घर
को छोड़ना, त्याग, मृत्यु और ध्यान रखना उपदेश या धर्म का प्रचार। ठीक है ना। तो उसके बाद में नेक्स्ट आज का लास्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भाई? बोध गया। ठीक है ना, जो बिहार में। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश का नाम क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। और नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना का चिन्ह क्या है? ध्यान रखना, किस पे बैठ के गए थे? घोड़ा पे। ठीक है ना। उसके बाद में अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ठीक है ना, ये 100 प्रश्न है ना। और कल आपकी क्लास है, कल आपकी क्लास है जिसमें पॉलिटिकल, इतिहास, जियोग्राफी और स्टैटिक, जीके और करंट सभी साथ में मिक्स रहेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।